हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट डेरिवेशन है, या फिर हम अगर पहले सिलेबस की बात करें कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो हमें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि क्या क्या यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ है इसमें वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। थर्ड जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन, यानी ओम्स लॉ और इसका प्रूफ। फिर अगर हम बात करें तो फोर्थ हम देख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। फिर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ पढ़ सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ। और हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें हम सेल के कॉम्बिनेशन की भी बात कर सकते हैं, कि जो सेल का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके फॉर्मूला की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी जो फर्स्ट डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो इसके लिए मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से स्फेरिकल है। अब इस कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस तरह से थर्मल वेलोसिटी के कारण रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो इनकी थर्मल वेलोसिटी के कारण रैंडम पाथ के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें कि जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास अगेन अगर हम डिस्कस करें कि जो सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट वाले केस में हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा था। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अक्रॉस हमने यहाँ पे मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं।
इस कंडीशन में जो इनकी स्पीड होगी दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसके लिए हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हो जाएगा u प्लस AT u एवरेज। और वी नो दैट कि जो u एवरेज है हमारे पास दैट इज 0 प्लस a टाइम जो है यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज टाइम है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास 2 बार से डिनोट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो किसके इक्वल आती है? a 2 बार। बट वी नो दैट कि जो फोर्स है हमारे पास दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जबकि इस वाले केस के अंदर जो फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं कि जो F है हमारे पास दैट इज E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और कैपिटल E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज़ इक्वल टू ma। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू E बाय m। और इस वैल्यू को हम जानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज़ नेगेटिव। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा माइनस E बाय m 2 बार। इस तरह से हमारा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा हमारे इस चैप्टर का। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही ज़्यादा उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट अगर हम सेकंड डेरिवेशन की बात करें तो सेकंड इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इसमें हमारे पास है सेकंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ये जो लेंथ है कंडक्टर की दैट इज़ L। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A। इसकी नंबर ऑफ टर्न, यानी इस कंडक्टर के अंदर मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम मान लेते हैं स्मॉल n है। देन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम वी नो दैट कि n जो है इंटू वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास A इंटू L। A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L यानी लेंथ। जबकि अगर हम यहाँ से टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहें, टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू होता है NE। N यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो दैट विल बी NaLe। ये हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा। बट
करंट का हम जानते हैं I इज इक्वल टू होता है Q बाय टी, तो Q हमारे पास हो जाएगा NALE बाय टी। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास I का फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज़ NAE। L बाई टी जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। जो I है वो किसके इक्वल होता है, NAE/VD के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी जो अगली इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है दैट इज ओम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो हम जानते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपके पास ये कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है ये इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो जो V है हमारे पास क्या आ जाएगा, IR। R यहाँ पे क्या है, R है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो हो जाएगा V बाय I के इक्वल। और रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास हो जाएगी ओम। अब हमें ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, जहाँ पे जो J है वो तो होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, जबकि जो E है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर हम बात करें, और जो सिग्मा है वो हमारे पास होता है कंडक्टिविटी। अगर हमें पूछा जाए कि आपको ओम्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म डिराइव करके बताना है, तो डेरिवेशन के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था दैट इज़ रिलेशन बिटवीन VD एंड I, उसको अगर हम यूज़ करें तो यूज़ हम जानते हैं कि जो हमारे पास I है वो होता है NAE/VD के, जबकि इनिशियली हमने पहला डेरिवेशन की थी कि जो VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास है वो होता है NAE, तो यहाँ रह जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है EE बाय m टो बार। इसको हम अगर सोल्व करें तो ये हमारे पास आएगा NAE² E टो बार बाय m, ये हमारे पास I है। अब यहाँ से अगर हम A को नीचे भेज दें I/A, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, NE² टो बार बाय m और E। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बेसिकली J तो ये आ जाएगा, और जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है बॉक्स में जो बनाया है वो हमारे पास बेसिकली सिग्मा होता है, सिग्मा इंटू E हो जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म। यहाँ सिग्मा हमने किसको माना है, विच इज़ इक्वल टू NE² टो बार बाय m, और सिग्मा यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, यानी जो सिग्मा है हमारे पास वो कंडक्टिविटी हो जाएगा। और बेसिकली जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू m बाय NE² टो बार, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो ओम्स लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म को हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले समझ लेते हैं। एक तो जैसे हमारे पास EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल। अब पहले हम इनकी बात करें कि व्हाट इज़ EMF एंड व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल।
तो ईएमएफ जो होगा आपके पास, बेसिकली ईएमएफ क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक सेल है, इस सेल का ये मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस सेल का ओपन सर्किट के अंदर, यानी द पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन एन ओपन सर्किट, यानी किसी ओपन सर्किट के अंदर किसी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज ईएमएफ। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या कहलाता है कि ये आपके पास एक सेल है, अगर ये सेल किसी क्लोज्ड सर्किट में है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन क्लोज सर्किट। और इनके बीच में जो हमारे पास रिलेशन होता है, अगर हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की बात करें तो ये जो रिलेशन होता है ये हमारे पास होता है E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ई यहाँ पे ईएमएफ को डिनोट करेगा, वी यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल को डिनोट करेगा, आई यहाँ करंट है, जबकि आर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने रिलेशन देखा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अब हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों का कॉम्बिनेशन। तो सेलों को हम बेसिकली दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक मान लेते हैं हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक बेसिकली हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दो सेल है, एक सेल ये है, एक और सेल ये है। मान लीजिए इस सेल का जो ईएमएफ है वो E1 है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज़ R1। इस सेल का जो ईएमएफ है दैट इज़ E2 और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज़ R2। और ये जो सेल है ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है R। अगर हम बात करें कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वी नो दैट कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो होती है वो सेम होती है। तो मान लीजिए ये आपका एक सेल है प्लस माइनस, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ आई। तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी आई। और जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है। तो हम जानते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें करंट होती है वो सेम होती है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों सेलों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V1 प्लस V2। अब यहाँ से हमें प्रीवियसली जो हमने रिलेशन डिराइव किया था E इज़ इक्वल टू V प्लस आई आर, वो अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें और v की वैल्यू निकालें तो v इज़ इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर। तो यहाँ पे हम अगर रखें तो v हमारे पास हो जाएगा E1 माइनस आई आर 1। इसी तरह से जो सेकंड के लिए हो जाएगा दैट इज़ E2 माइनस आई आर 2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे E1 प्लस E2 को हम साथ liख सकते हैं और यहाँ पे ये I R1 प्लस R2। तो ये E1 प्लस E2 जो है ये हमारा इफेक्टिव EMF हो जाएगा, जबकि R1 प्लस R2 को हम इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली V का फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे हम देखें कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो EMF है वो E1 प्लस E2 के इक्वल होता है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक सेल है पॉजिटिव, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और सेल है मान लीजिए आपके पास ये, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का जो ईएमएफ है ये E1 हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो ईएमएफ है वो E2 हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। इनको हमने कनेक्ट कर रखा है विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो हमारे पास, हम जानते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है वो तो होता है डिफरेंट, जबकि जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है सेम। तो यहाँ पे मान लीजिए जो फर्स्ट वाला सेल है वहाँ से करंट I1 है और जो सेकंड सेल है वहाँ से करंट I2 है। तो जो नेट करंट है, नेट करंट जो हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ I = I1 + I2। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन है E = V + IR। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E - V/R। यही वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा E1 - V/R1 प्लस E2 - V/R2। इस डेरिवेशन को फर्दर आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पता है कि जो हमारे पास I है = E1/R - R1, इसी तरह से V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2। यहाँ से अगर हम देखें कि जो हमारे पास E है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो E1 है R1 प्लस E2/R2 माइनस, यहाँ से अगर हम V को कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से अगर हम फर्दर इसको सोल्व करें तो LCM लेने पर हमारे पास ये हो जाएगा R1 R2, यहाँ हो जाएगा ER2 प्लस E2R माइनस V, यहाँ ये हो जाएगा R1 R2, ये हो जाएगा R1 प्लस I। देन अगर हम इसको ट्रांसफ़र करें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो V/R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इज़ इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस I। इसको फर्दर अगर अपन आगे बात करें LCM लेके देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो V है V ब्रैकेट R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इज़ इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। यहाँ पे हम फर्दर इनको पूरा LCM लें तो इस तरह से लिख सकते हैं I/R1 R2। देन हम अगर V की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो V की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से R1 R2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस जो हमारे पास I/R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 बाय कंपेरिजन with V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको अगर हम लिखते हैं तो जो E है E इक्विवेलेंट वो तो यहाँ हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और जो R इक्विवेलेंट है वो हमारे पास हो जाएगा
R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारे पास इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने दो डेरिवेशन देखी, एक सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और एक सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ बेसिकली क्या है, हमारे पास किरचॉफ के दो लॉ है, एक तो फर्स्ट लॉ जिसको हम करंट लॉ कहते हैं या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो है कि एट अ जंक्शन पॉइंट द सम ऑफ टोटल करंट इज ज़ीरो। यानी कोई एक जंक्शन पॉइंट है, मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं कि भाई इधर से हमारे पास एक करंट आ रहा है, इधर से एक करंट आ रहा है। ये करंट मान लीजिए I1 है, ये हमारे पास I2 है। इधर से एक करंट मान लीजिए I3 आउट गोइंग है, एक करंट मान लीजिए I4 आउट गोइंग है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जो टोटल करंट है सिग्मा I है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। यानी जो इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2, जो इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2 वो किसके इक्वल होता है, जो आउटगोइंग करंट है उनके इक्वल होता है। यानी किसी जंक्शन पॉइंट पे जितनी करंट आती है उतनी ही करंट निकल जाती है। ये हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अगर हम बात करें सेकंड लॉ की, तो जो सेकंड लॉ है वो हमारा सेकंड लॉ वो ये है कि फॉर अ क्लोज लूप जो सिग्मा वी होता है, सिग्मा वी का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच डिवाइस इन अ क्लोज लूप, वो जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई डिवाइस है, यहाँ पे ये कोई सेल से कनेक्टेड है, तो इस पूरे लूप के लिए जो सिग्मा वी होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ हो जाएगा। अब इस सीरीज में हम देखते हैं लास्ट हमारे पास डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के अंदर, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए ये आपके पास कुछ इस तरह से 4 रेजिस्टेंस हैं। ये हमारे पास मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है और ये S है। और ये सब किसी बैटरी से मान लीजिए इस तरह से कनेक्ट है। और इनके बीच में मान लीजिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अब नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई जब इस सर्किट को ये बैलेंस कंडीशन में होगा, यानी ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास, ये बेसिकली जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो बैलेंस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये हमारी नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन है। अब इस नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो बेसिकली P/Q का जो रेशियो होता है वो R/S के इक्वल होता है। ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। अब इस चीज़ को हम अगर प्रूव करना चाहें विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक रेजिस्टेंस है P, एक रेजिस्टेंस है आपके पास इस तरह से Q, एक रेजिस्टेंस है आपके पास ऐसे R और एक रेजिस्टेंस है आपके पास मान लीजिए ऐसे S। इनके बीच में आपने इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है और इनको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है।
ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास P रेजिस्टेंस वाला जो ब्रांच है उसमें करंट जा रही है I1, तथा जो R वाला है हमारे पास उसमें जो करंट जा रही है दैट इज I2। अब इफ़ इट इज़ इन नॉट इन बैलेंस कंडीशन, सपोज अभी हम इनिशियली ऐसा मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई बैलेंस कंडीशन नहीं है, तब जो गैल्वेनोमीटर में करंट जो है दैट इज़ IG, और तो रिमेनिंग करंट यहाँ पे हो जाएगी I1 माइनस IG। ये करंट यहाँ से आती है और I2 और IG जो है वो दोनों एडअप होके इस सर्किट के अंदर यहाँ पे चली जाएगी I2 प्लस IG। ये हमारे पास मान लीजिए लूप में ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम लूप को सॉल्व करें तो जो हमारे पास पहला लूप है दैट इज़ A B D A। इस लूप में बेसिकली क्या है कि हम अगर एक एक चीज़ को देखें तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो I1 मल्टीप्लाई बाई P प्लस IG मल्टीप्लाई बाई G माइनस I2 मल्टीप्लाई बाई R इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि लूप की जो स्टडी है हम लूप में इस तरह से स्टडी कर रहे हैं, यानी कैलकुलेशन इस तरह से कर रहे हैं, जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। अब ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें लूप B C, या फिर लूप हम ले लेते हैं यहाँ पे लूप B D C B में, तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास है IGG प्लस I2 प्लस IG इंटू S माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, इन सब का सम हमारे पास हो जाएगा 0। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अब हमें पता है कि एट बैलेंस कंडीशन, यानी अगर हम यहाँ पे बैलेंस कंडीशन अप्लाई करें नल डिफ्लेक्शन वाली, तो बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है कि जो IG है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0। तो जो हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन 1 है कुछ इस तरह से हो जाएगी I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं I1P इक्वल टू I2R। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम सेकंड इक्वेशन में भी IG की वैल्यू को 0 करते हैं तो ये जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ये बेसिकली हो जाएगी I2S माइनस, हम आप देख लेते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास I2S माइनस I1Q। अगर हम Z को 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा I1Q इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास हो जाएगी I1Q इक्वल टू I2S। जो प्रीवियस जो हमने इक्वेशन है इसको हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है इसको हम थर्ड नंबर ले लेते हैं, जबकि ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसको हम फोर्थ नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फोर्थ से, तो यहाँ पे आपके पास I1P डिवाइडेड बाय I1Q इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाय I2S। यहाँ से I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा P बाई Q इक्वल टू R बाय S। तो इस तरह से हमने किरचॉफ लॉ की सहायता से जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है उसको हमने डिराइव किया। तो इस सेक्शन के अंदर हमने आपके जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशंस सारी हमने इसमें इन्वॉल्व की है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर फोर्थ के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तैयारी करते रहिए, कोशिश जारी रखिए। थैंक यू।